कहानी की शुरुआत डिमी से होती है। डिमी पहले स्पेशल फोर्स का सैनिक था, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन साइट पर एक छोटा फोरमैन का काम करता है और रोज सबकी सेफ्टी का ध्यान रखता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के परिवार के साथ उसकी बहुत अच्छी जान पहचान है। मालिक का 3 लोगों का परिवार उसे अपने घर का ही मानता है और अक्सर उसे गपशप करने के लिए बुलाता है। तभी बात करते करते डिमी जैसे ही अपना सिर घुमाता है तो देखता है कि खिड़की के बाहर एक पिकअप ट्रक साइड पर आ रहा है और फिर उसमें से कुछ हट्टे कट्टे गुंडे टाइप के लोग उतरते हैं। डिमी को लगता है कि ये लोग कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए वो बिना किसी को भनक लगे अकेले ही मामला देखने निकल पड़ता है और तभी वो देखता है कि साइट के एक छोटे कर्मचारी को वो लोग परेशान कर रहे हैं। डिमी चुपचाप लोहे की कीलें उठाता है और उधर चल देता है। एक्सक्यूज मी, चूतिया, तू अपने काम से काम रख। ये सुनकर डिमी का खून खौल उठता है। गुस्से में किले उठाकर वो उन पर फेंक देता है। फिर एक गुंडा गन निकाल लेता है, लेकिन तभी डिमी बाल्टी से उसके हाथ पर मारता है और फिर एक बाल्टी उसके सर पर दे मारता है। फिर वो एक गुंडे को ऐसी लात मारता है कि वो नीचे गिर जाता है। तभी एक गुंडा हथौड़ा उठा लेता है, लेकिन डिमी हथौड़ा पकड़कर सीधा उसके सिर पर दे मारता है। फिर उसे घुमाता है और दूर फेंक देता है। तभी एक गुंडा गन निकाल लेता है, लेकिन डिमी उसके हाथ में हथौड़ा फंसा देता है। फिर उसके मुंह पर एक वार करता है और उसका गला दबा देता है। तभी और भी गुंडे आ जाते हैं। डिमी छूने की एक बोरी उठाता है और सीधा गुंडों के मुंह पर दे मारता है, जिससे गुंडों की आंखें अंधी सी हो जाती हैं। डिमी इस भगदड़ का फायदा उठाकर मुड़ता है, टूल बॉक्स से एक बंदूक निकालता है और फिर एक गुंडे को पकड़कर उसकी पीठ पर बंदूक तान देता है। गुंडों का बॉस यह देखकर समझ जाता है कि इस आदमी से पंगा लेना भारी पड़ेगा और वो अपनी फौज लेकर वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन डिमी को अंदाजा भी नहीं था कि इस गलती का भरपाया उसकी मालिक की बेटी को चुकाना पड़ जाएगा। खैर, मामला शांत होने के बाद डिमी सोचता है कि सिर्फ उस छोटे कर्मचारी ने यह सब देखा है, लेकिन असल में मालिक की बेटी जेनी ने भी सब देख लिया था। पर जेनी कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। तब जाकर डिमी ने चैन की सांस ली। काम के अलावा डिमी को हर हफ्ते अपने ससुर के यहाँ अपनी बेटी को खाना खिलाने ले जाना पड़ता है, लेकिन ससुर उसे देखते ही ताना मारते हैं कि वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सका और अपनी नातिन को पालने लायक पैसे कमाने की भी उसकी औकात नहीं है। गुस्सा आ रहा है। इन सब बातों को डिमी चुपचाप सह लेता है, क्योंकि वो हफ्ते में एक ही बार तो अपनी बेटी से मिलने आता है। जब डिमी अपनी बेटी के साथ एक बढ़िया वीकेंड बिता रहा होता है, तभी उधर मालिक की बेटी मुसीबत में फंस जाती है। अपनी पढ़ाई पूरी होने की खुशी में जेनी अपनी सहेलियों के साथ एक तगड़ी पार्टी में जाती है। वे लोग बहुत मजे कर रही होती हैं, इस बात से अनजान कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। उनके पीछे मौजूद ग्राहकों की नजर सबसे खूबसूरत जेनी पर पड़ती है और एक किडनैपिंग का प्लान शुरू हो जाता है। जेनी और उसकी सहेलियां थकने के बाद एक पब में जाती हैं, जहां बारटेंडर चुपचाप उन पर नजर रख रहा होता है। जैसे ही जेनी वॉशरूम जाती है, बारटेंडर तुरंत बाहर बैठे लोगों को मैसेज कर देता है। जेनी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है, एक गुंडा अचानक सामने आकर उसे बेहोश कर देता है और जल्दी से उसे गाड़ी में बांध कर ले जाता है। अगले दिन जब डिमी काम पर लौटता है तो देखता है कि 2 पुलिस वाले अभी अभी गए हैं। वो जल्दी से मालिक से मामला पूछता है। तब उसे पता चलता है कि जेनी वीकेंड पर गायब हो गई है और 2 दिन से उसका कोई अता पता नहीं है। इंग्लैंड में पुलिस आमतौर पर गुमशुदगी के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इसलिए जेनी के साथ कुछ बुरा होने का ही डर है। मालिक के पास कोई रास्ता नहीं, वो डिमी से अपनी बेटी को ढूंढने में मदद मांगता है। मेरी बच्ची को बचा लो। असल में मालिक जानता है कि डिम्मी एक रिटायर्ड स्पेशल फौजी है और उसकी इस काबिलियत से वो पक्का जेनी को ढूंढ सकता है, लेकिन डिमी मना कर देता है, क्योंकि वो बहुत पहले रिटायर हो चुका है और अब बस एक आम आदमी की तरह शांति से जीना चाहता है। ये सुनकर मालिक मालकिन तुरंत ढेर सारे कैश निकाल लाते हैं, जो उनकी जिंदगी भर की कमाई है। अगर डिमी मदद करे तो ये सारे पैसे उसके, पर डिमी यह पैसा कैसे ले सकता है? ऊपर से वे उसके दोस्त हैं। असल में डिमी को भी बुरा लग रहा है, इसलिए वो गाड़ी चलाकर शहर के बाहर चला जाता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है, एक तीर उड़ता हुआ आता है और लगभग उसके सिर में लग ही जाता है। पता चलता है कि यहाँ उसका पुराना फौजी दोस्त दाढ़ी वाला भाई रहता है। इस दाढ़ी वाले भाई की जिंदगी भी आसान नहीं है। उसने जंग में अपनी दोनों आंखें खो दी थी। डिमी उदास होता है और दाढ़ी वाले भाई को सारी बातें बताता है। वो कहता है कि उसे भी जेनी की फिक्र है और उसने जेनी की हिफाजत करने का वादा किया था, लेकिन उसे डर है कि उसकी और उसकी बेटी की शांति भरी जिंदगी छिन जाएगी। दाढ़ी वाले के समझाने के बाद डिमी का इरादा पक्का हो जाता है। वो दाढ़ी वाले के घर से निकलकर फिर जेनी के घर पहुंचता है और एक नजर में उस टूटे हुए बाप को देखता है। उसे याद आता है कि जब डिमी की पत्नी की मौत हुई थी तो इसी दयालु जोड़े ने उसे पनाह दी थी और उसे नौकरी दी थी। शायद अब एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। डिमी जो कहता है वो करता है। एक पुराने स्पेशल फोर्स सैनिक के तौर पर वो बहुत तजुर्बेकार है, इसलिए पहला काम छानबीन का है। वो जेनी के गायब होने
होने वाली रात के पब में जाता है और पहली नजर में ही उस बारटेंडर पर शक करता है, क्योंकि वो लड़का छुप छुप कर सफेद पाउडर यानी नशे का सामान भी बेचता है। आखिरकार यूरोप में ड्रग्स और इंसानों की तस्करी का धंधा साथ साथ चलता है। इसके बाद डिमी पब के पीछे जाता है और वॉशरूम के बाहर गली में देखता है, जहाँ उसे एक मोती मिलता है। लगता है कि जेनी पक्का यहीं से किडनैप हुई थी। जब बारटेंडर का काम खत्म होता है तो डिमी उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है। बारटेंडर धुएं का मजा ले रहा होता है, तभी देखता है कि कोई अंदर घुस आया है। वो अपनी बंदूक निकालने ही वाला होता है कि डिमी के हाथ में खतरनाक हथियार देखता है और बारटेंडर वहीं डर के मारे कांपने लगता है। डिमी बिना किसी बकवास के सीधे जेनी की फोटो दिखाता है और बारटेंडर से पूछता है कि उस लड़की को कहाँ छुपाया है, पर बारटेंडर अनजान बनने का नाटक करता है और कुछ भी मानने से साफ मना कर देता है। डिमी देखता है कि यह लड़का ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए वो अफगानिस्तान में इस्तेमाल की जाने वाली टॉर्चर ट्रिक अपनाता है। वो बारटेंडर के चेहरे पर तौलिया डालता है और उसे नल के नीचे रख देता है, जिससे पानी में डूबने जैसा भयंकर दर्द महसूस होता है। पर फिर भी बारटेंडर एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि अगर उसने कुछ कहा तो उसके पीछे बैठा बॉस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी बारटेंडर का एक साथी वहाँ आ जाता है और बारटेंडर मौका पाकर मदद के लिए चिल्लाता है। साथी सुनते ही तुरंत बंदूक निकाल लेता है। डिमी बारटेंडर को बंधक बनाकर दरवाजा खोलता है, पर साथी को कोई परवाह नहीं होती और वो अंधाधुंध गोलियां चला देता है। डिमी एक एक करके दोनों गुंडों को ढेर कर देता है। इसके बाद डिमी गुंडे के कपड़े फाड़ता है और उसकी छाती पर टैटू देखकर समझ जाता है कि यह रशियन ब्रदरहुड का काम है। डिमी को एहसास होता है कि मामला भारी है, क्योंकि यह ब्रदरहुड रशियन माफिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर क्रिमिनल ग्रुप है। डिमी ड्रग्स के पैसे उठा लेता है, एक लूटपाट का झूठा सीन बनाता है और फिर दरवाजे पर छिपकर इंतजार करता है ताकि पीछे वाले इंसान का पता चल सके। कुछ ही देर में एक गाड़ी आती है और सूट पहने एक आदमी दो गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। वो आदमी घर की हालत देखता है, उसे किसी के मरने की परवाह नहीं, उसका मेन फोकस है कि पैसे गायब हैं। वो गुस्से में अपने गुंडे को एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ देता है। बाहर से डिमी यह सब देख रहा होता है, तभी एक वैन आती है जिसमें से सफाई वाली आंटियां उतरती हैं। वे अंडरवर्ल्ड की खास क्लीनर्स हैं जो लाशों को ठिकाने लगाने का काम करती हैं, ताकि पुलिस को रत्ती भर भी पता न चले। गुंडों के बॉस को गाड़ी में जाते देख डिमी भी चुपके से उसका पीछा करता है। गुंडों के बॉस के बड़े विला में पहुंचकर डिमी घर में किसी और के न होने का फायदा उठाकर सीधा अंदर घुस जाता है। वो एक गिलास उठाकर बॉस पर दे मारता है और इससे पहले कि बॉस कुछ समझ पाए, डिमी उसे स्विमिंग पूल के किनारे बांध देता है। बॉस जब होश में आता है तो उसे लगता है कि डिमी गैंग वॉर करने आया है, इसलिए वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने ब्रदरहुड के किसी आदमी को मारा तो उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक को काट डाला जाएगा। पर डिमी को इसकी कोई परवाह नहीं, वो सीधा पैसे निकालकर पूल में फेंक देता है। उसे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे बस वो लड़की चाहिए। बॉस फोटो देखकर कहता है कि वो उसे नहीं जानता, पर जब डिमी उस पब का नाम बताता है जहाँ से जेनी गायब हुई थी तो वो समझ जाता है कि यह किसने किया है। लेकिन वो बताने वाला नहीं था। इसके बजाय वो यह सोचकर कि डिमी को रशियन समझ नहीं आएगी, उसे रशियन भाषा में गालियां देने लगता है। डिमी जब देखता है कि इससे कुछ उगलवाया नहीं जा सकता तो वो सीधे रस्सी काट देता है और उस बॉस को ऊपर पहुंचा देता है। पर डिमी की मेहनत बेकार नहीं गई, उसने अभी अभी बॉस की रशियन बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। ट्रांसलेट करने के बाद उसे पता चलता है कि जेनी को किडनैप करने वाले का नाम बिली है। इस आदमी का पता लगाने के लिए डिमी अपने तगड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करता है और अमेरिकी ड्रग एजेंसी में अपने पुराने फौजी दोस्त को फोन करता है। तब जाकर उसे बिली के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्त बताता है कि बिली ब्रदरहुड का सबसे कम उम्र का और पावरफुल इंसान है जो मैनली ड्रग्स और इंसानों की तस्करी का काम करता है। डिमी को यह भी पता चलता है कि बिली का एक बार है जो ड्रग्स का अड्डा है। उसी रात डिमी उस बार में पहुंच जाता है। उसका नया चेहरा बहुत अलग लग रहा था, इसलिए जल्दी ही एक बाउंसर उसके पास आ जाता है। डिमी नियम जानता है, वो नोटों की एक गड्डी निकालता है और मेज पर रख देता है, जिसके बाद बाउंसर उसे सीधे वीआईपी एरिया में ले जाता है। वहाँ बीच में एक काला आदमी बैठा होता है जो शायद बार का बॉस है। डिमी दुश्मन के बीच घुसने की तैयारी करता है और नाटक करता है कि वो सफेद पाउडर बेचने के लिए पार्टनरशिप करना चाहता है। काले आदमी को यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि डिमी पुलिस वाला है, इसलिए वो अपने गुंडों से उसे टेस्ट करने को कहता है। डिमी बिल्कुल नहीं डरता और सीधे गुंडों से भिड़ जाता है, जबकि काला आदमी साइड में बैठकर तमाशा देखता है। गुंडों का तुरंत मुंह नाक सूज जाता है और जब डिमी जानलेवा वार करने ही वाला होता है तब काला आदमी उसे रोक देता है। वो देख लेता है कि डिमी पुलिस वाला नहीं बल्कि एक रिटायर्ड फौजी है। इससे काले आदमी का शक कुछ कम हो जाता है। इसके अलावा डिमी ने आने से पहले पूरी तैयारी की थी और ड्रग्स के बाजार भाव की उसे पक्की जानकारी थी। काला आदमी कोई कमी नहीं निकाल पाता और डिमी के साथ एक बार सीक्रेट डील करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह डिमी काले आदमी के 2 गुंडों से एक नाश्ते की दुकान में मिलता है। वो बताए अनुसार पैसे ले आता है, पर वे लोग माल नहीं देते, सिर्फ एक फोन उसकी तरफ फेंक देते हैं। इस पर डिमी उठता है, मेज पर रखा सारा सिर्फ उनके नाश्ते पर डाल देता है और उन्हें वार्निंग देता है कि कोई चालाकी न करे। वे डर के मारे एक शब्द नहीं बोलते। कोई अनजान
फोन देखे तो उसे ही असली गुंडा समझे। डिमी जब वापस गाड़ी चलाकर जा रहा होता है तो वो नया फोन बज उठता है। ये काले आदमी का फोन होता है जो उसे बताता है कि माल सीट के नीचे है। डिमी ड्रग्स का पैकेट देखकर उसे सीधा नदी में फेंक देता है। हालांकि डिमी धीरे धीरे ब्रदरहुड के मेन ग्रुप के करीब पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक उसकी बिली से मुलाकात नहीं हुई है। हर बीतता दिन जेनी को बचाने के खतरे को बढ़ा रहा है। डिमी अभी सोच ही रहा होता है कि बिली से कैसे मिले, तभी मौका खुद चलकर उसके पास आ जाता है। काला आदमी फिर से कॉल करता है और डिमी को अगले दिन लंबी पार्टनरशिप पर बात करने के लिए बुलाता है और उसे सूट पहनकर आने को कहता है क्योंकि कल बड़े लोग आने वाले हैं। डिमी जल्दी से सुबह सुबह एक सूट खरीद लेता है। सच में कपड़े ही इंसान को बनाते हैं। डिमी एक बड़े बॉस के स्टाइल में ब्रदरहुड की ब्रांच में पहुंचता है। कई बार तलाशी लेने के बाद डिमी को अंडरवर्ल्ड के बॉस के सामने लाया जाता है। ये आदमी शुरुआत में कुछ नहीं बोलता, बस डिमी को घूरता रहता है और अंत में मुंह खोलकर कहता है, मेरा नाम बिली है। डिमी के मन में हलचल होती है। जो चाहिए था वही मिल गया। देखने से लगता है कि बिली बहुत बारीकी से काम करता है। उसने डिमी का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर बैकग्राउंड चेक करवाया था और जब यकीन हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, तभी मुस्कुराते हुए डिमी के साथ पार्टनरशिप की और उसे एक सूटकेस दिया। डिमी वॉशरूम में जाकर सूटकेस खोलता है जिसमें सिर्फ नीली गोलियां भरी हैं। वो सारी गोलियां टॉयलेट में बहा देता है। ये चीजें इंसान को बर्बाद करती हैं। बड़ी मुश्किल से बिली से मुलाकात हुई पर जेनी की कोई खबर नहीं, इसलिए डिमी जेनी के सोशल मीडिया को चेक करने लगता है। अचानक वो देखता है कि उन तस्वीरों में हमेशा एक आदमी उन्हें घूर रहा होता है और डिमी जब उस बारटेंडर का फोन चेक करता है तो उसे उस आदमी के साथ हुई चैटिंग भी मिल जाती है। डिमी उस आदमी की लोकेशन चेक करता है तो पता चलता है कि वो उसी बार में है जिसे बिली कंट्रोल करता है। आखिरकार उसे एक सुराग मिल जाता है और वो तुरंत उस बार के बाहर पहुंच जाता है, पर वो सीधे अंदर नहीं जाता बल्कि अपनी कार में छिपकर हालात का जायजा लेता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हरकतों पर भी नजर रख रहा है। बार की उस औरत ने डिमी को पहले देखा था और सीसीटीवी में ये सब देखने के बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इसके साथ कुछ तो लोचा है, इसलिए वो तुरंत अपने आदमियों को उसे पकड़ने भेजती है। गाड़ियां अपनी ओर आते देख डिमी को खतरे का एहसास होता है। वो जल्दी से पीछे हटता है और फिर एक मोटरसाइकिल चुराकर भागने लगता है। पीछे वाली गाड़ियां भी उसका लगातार पीछा करती हैं। गुंडे पीछा करते हुए गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन जब गाड़ी से निशाना नहीं लगता तो एक गुंडी गाड़ी से उतरकर निशाना लगाने का फैसला करती है और सच में डिमी को गोली मार देती है। डिमी घिसटता हुआ एक पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है। डिमी जब मुश्किल से रेंग कर बाहर निकलता है और पुलिस ऑफिसर को गाड़ी से उतरते देखता है तो उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन गाड़ी से उतरी गुंडी पुलिस ऑफिसर के पास जाकर उससे बातचीत करने लगती है। लगता है कि इस पुलिस वाले को पहले ही खरीद लिया गया था। लेडी पुलिस बंदूक उठाती है और डिमी को मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद डिमी को ब्रदरहुड की गाड़ी में डाल दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने वही गुंडे हैं जिन्हें उसने नदी में डुबोया था। ये दोनों बदला लेने के लिए डिमी को भी नदी में फेंकना चाहते हैं, पर डिमी कोई आम आदमी नहीं है। वो घसीटे जाने के दौरान ही अपने हाथों और पैरों से लड़ना शुरू कर देता है। ड्राइवर हालात बिगड़ते देख गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे तीनों झटके खाकर चक्कर खाने लगते हैं। गाड़ी में लटक रहे तारों को पकड़ता है, उसे एक गुंडे के गले में 3 बार लपेटता है और उसे पीछे की ओर जोर से खींचता है, जिससे गुंडे का दम घुटने लगता है और वो पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। लाल कपड़े वाला गुंडा भी बदला लेने आता है, एक गोली चलाता है और फिर डिमी को दीवार की तरफ धकेलता है और मौका पाकर पिस्तौल निकाल लेता है। दोनों हाथापाई में एक बंदूक छीनने की कोशिश करते हैं। इधर ड्राइवर की गाड़ी का टायर फट जाता है और बेकाबू होकर एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक अनियंत्रित होकर सीधे पलट जाता है और झील की तरफ फिसलने लगता है, लेकिन गाड़ी के अंदर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। डिमी मौका देखकर गाड़ी में रखा एक हथौड़ा उठाता है और गुंडे पर वार करता है। गुंडे को नीचे गिरा देता है। गुंडा तुरंत कमजोर पड़कर जमीन पर गिर जाता है। डिमी मौका पाकर बगल वाले गुंडे पर 2 गोलियां दाग देता है और आखिरकार लड़ाई खत्म हो जाती है। डिमी बाहर आता है, डगमगाते हुए ट्रक को देखता है और एक लात मारकर दोनों भाइयों को सीधा जल समाधि दे देता है। दोनों भाई जल्दी ही मुर्दा घर में पहुंच जाते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखने आता है। वो ब्रदरहुड का बड़ा नेता है और उन दोनों भाइयों का गॉडफादर है। बूढ़ा आदमी गुस्से में तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है, जहां कई बड़े नेता हाल की घटनाओं पर बात करते हैं। बड़े नेता को पता है कि मामला गंभीर है, इसलिए वो काले कपड़े वाले बूढ़े के साथ मिशन पर जाने के लिए 2 टॉप के हिटमैन भेजता है। बूढ़ा पहले उन हथियारों को लेकर बिली के बार में जाता है। एक हत्यारा AK राइफल से छत पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर ग्राहकों को डराकर भगा देता है। एक गंजा हत्यारा बिली की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं तुझे मार डालूंगा बेवकूफ। बिली को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। जब तक कि डिमी की फोटो उसके सामने नहीं रखी जाती, तब उसे पता चलता है कि उसका बिजनेस पार्टनर असल में उनका दुश्मन है। लेकिन इसमें बिली की भी गलती नहीं है, क्योंकि ब्रदरहुड के अलग अलग ग्रुप्स के बीच जानकारी पूरी तरह से शेयर नहीं होती। काले कपड़े वाले बूढ़े की धमकी के बाद बिली को आखिरकार एक जरूरी सुराग याद आता है, डिम्मी का ड्राइविंग लाइसेंस। हैकर्स की थोड़ी सी कलाकारी के बाद डिम्मी की पूरी जन्म कुंडली निकाल ली जाती है, जिसमें उसके परिवार की डिटेल भी शामिल है। माफिया लोग अपने इस काम में पक्के
होते हैं। कुछ ही देर बाद जब डिमी गाड़ी चला रहा होता है तो अचानक उसकी बेटी के स्कूल से फोन आता है। टीचर कहती है कि आज उसकी बेटी को कोई लेने नहीं आया है, इसलिए डिमी खुद वहाँ पहुँचता है। स्कूल से लौटकर वो अपने ससुर के घर जाता है, पर देखता है कि घर में आग लगी हुई है। डिमी को खतरे का एहसास होता है और वो तुरंत अंदर घुसकर लोगों को बचाता है। वो देखता है कि उसका ससुर लगभग मरने ही वाला है। डिमी तुरंत उसे अपनी पीठ पर उठाता है और बाहर भागता है। यही वजह थी कि शुरुआत में डिमी जेनी को बचाना नहीं चाहता था। इस तरह की कीमत चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए डिमी उसे शहर के बाहर अपने दाढ़ी वाले दोस्त के घर छोड़ आता है। दाढ़ी वाला भाई ये सब जानने के बाद डिमी को अपने गोदाम में ले जाता है, जहाँ हर तरह के हथियार छिपे हुए हैं। दाढ़ी वाला भाई उसे सबसे ज्यादा M14 राइफल इस्तेमाल करने की सलाह देता है। ये एक बेहतरीन और खतरनाक हथियार है जो दूर और पास दोनों तरह की लड़ाइयों में तबाही मचाता है। इसी बीच जेनी को जब ले जाया जा रहा होता है तो गुंडे उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, पर जेनी भी कम नहीं है। वो आगे वाली सीट पर जोरदार लात मारती है, जिससे गाड़ी सीधे पेड़ से टकरा जाती है और एयरबैग भी खुल जाते हैं। जेनी मौका देखकर जल्दी से भाग खड़ी होती है। उसके जिंदा बचने की चाहत उसकी पूरी ताकत निकाल लाती है और वो पीछे आ रहे दोनों गुंडों को चकमा दे देती है। जब जेनी सड़क पर पहुंचती है तो उसे ठीक सामने पुलिस की एक गाड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। गाड़ी से उतरी लेडी पुलिस कहती है कि वो उसे घर छोड़ देगी, पर असल में वो जेनी को एक भारी सुरक्षा वाले एस्टेट में ले आती है। जब जेनी को वहीं दो पुराने गुंडे दिखाई देते हैं तब उसे समझ आता है कि ये सब एक ही गैंग के लोग हैं। वो फिर से माफिया के अड्डे पर आ चुकी है। दूसरी तरफ डिमी बिली के बार में पहुंच चुका है। वो चुपचाप आता है और इससे पहले कि कोई बाहर निकले वो एक गुंडे को मौत के घाट उतार देता है और आगे बढ़ता है। गुंडों को रास्ते से हटाते हुए डिमी चुपके से अंदर जाता है। एक और गुंडा आता है और उसे एक लाश मिलती है। डिमी अचानक सामने आता है और सीधा चाकू घुसा देता है। फिर वह उसे दीवार की ओर धक्का देता है और एक मुक्का मारता है। उसके बाद एक लात मारता है जिससे गुंडा दूर जाकर गिर जाता है। फिर डिमी गोलियां चलाते हुए ऊपर जाता है और फिर वह बिली के सामने आ जाता है। बिली एक औरत को बंधक बनाकर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन डिमी एक गोली चलाता है जो सीधे बिली की हथेली के आर पार हो जाती है। इसके बाद डिमी जेनी की फोटो निकालता है। तब बिली को समझ आता है कि ये सब कुछ इस लड़की के लिए हो रहा है। जेनी को उसी के आदमियों ने किडनैप किया था, क्योंकि किसी ने 20 लाख में जेनी की बोली लगाई थी। डिमी की बंदूक की नोक पर बिली उसे उस मेन अड्डे तक ले आता है। गाड़ी से उतरने के बाद दोनों के बीच आखिरी बार कुछ बातचीत होती है। ये सब खत्म करने के बाद डिमी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। वो M14 राइफल पीठ पर टांगता है और असली जंग शुरू हो जाती है। वो सबसे पहले एक साइलेंसर लगी पिस्तौल से घर के पास के पेड़ों पर बैठे स्नाइपर्स को टपकाता है। फिर गश्त लगा रहे लोगों के बीच के खाली समय का फायदा उठाकर वो चुपके से मेन गेट के पास आता है, अंधेरे में छिपता है और मौका देखकर आगे बढ़ता है। वो एक को गिराता है और फिर 2 गोलियां दागकर दूसरे को भी साफ कर देता है। उसी दौरान वो बेचारी जेनी एक गंदे बाथरूम में लाई जाती है और फिर उसे ऊपर लटका दिया जाता है। दरवाजे पर एक मोटा रईस आदमी आता है और जेनी के साथ बदतमीजी करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अंदर घुसा डिमी वहां पहुंच जाता है और गैलरी में एक हैंड ग्रेनेड फेंक देता है। डिमी वो M14 राइफल कंधे पर रखता है। एक छोटा गुंडा सामने आता है। डिमी पास से एकदम सटीक निशाना लगाता है। उसकी निशानेबाजी वाकई गजब है। तभी वो काला आदमी मोटरसाइकिलों के एक झुंड के साथ वहां पहुंचता है। वो अपने लड़कों को खिड़की तोड़कर अंदर घुसने को कहता है ताकि डिमी पर दबाव बनाया जा सके। डिमी को गोलियां चलाते हुए मोटरसाइकिलों से भी बचना पड़ता है। जब बाइक वाला हमला करने आता है तो डिमी फुर्ती से सामने आता है और 2 गोलियां दाग देता है। जब डिमी अपनी बंदूक में गोली भर रहा होता है तभी पीछे मुड़ते ही एक गुंडा सामने आ जाता है। डिमी सीधा उसके सीने पर वार करता है। फिर एक और गुंडा करीब आता है। डिमी एक और गोली मारकर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। गुंडे का हाथ पकड़ता है और फिर चाकू से उसके पेट में मारता है। काला आदमी डिमी को घेरने की कोशिश करता है, पर डिमी गुंडे की टांगों के बीच से वार करता है और उसे घुमाकर सीधा जमीन पर पटक देता है। गुंडा मौका देखकर डिमी पर वार करता है। डिमी भी पीछे नहीं हटता। पहले गुंडे के पेट में चाकू मारता है और फिर उसे मेज पर पटक देता है। आखिर में एक जानलेवा वार और काले आदमी के विरोध करने की सारी ताकत खत्म हो जाती है। डिम्मी यही नहीं रुकता, वो उसे गर्दन से घसीटता हुआ परलोक पहुंचा देता है। M14 में नई मैगजीन लगाने के बाद डिमी आगे बढ़कर जेनी को ढूंढना जारी रखता है। अचानक उसे जेनी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ जाता है और दरवाजे को लात मारकर खोल देता है। वो मोटा रईस आदमी वहाँ खड़ा होता है। जब मोटा रईस आदमी मारा जाता है तो गुंडे दरवाजे की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। अपनी सारी गोलियां खत्म करने के बाद डिमी तेजी से आगे बढ़ता है और एक जोरदार लात मारता है। फिर वो गुंडे को पकड़ता है और खिड़की की ओर दे मारता है। डिमी उसे घसीटता हुआ बाथटब के किनारे लाता है और उसे जोर जोर से रगड़ता है और कहता है, इंसानों जैसा बर्ताव नहीं करेगा, इंसानों की तस्करी करेगा, मेरी वीडियो लाइक नहीं करेगा, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेगा।
जेनी मौका देखकर गुंडे की गर्दन पकड़ लेती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी गर्दन मरोड़ देती है। आखिरकार डिमी जेनी को बचा लेता है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रदरहुड के बड़े नेता द्वारा भेजे गए हिटमैन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और इत्तेफाक से वो बिकाऊ पुलिस वाली भी खबर मिलने पर वहाँ पहुँच जाती है। दोनों हिटमैन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो उनकी ही गैंग की पुलिस वाली है। वे पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं जब तक कि गाड़ी आग का गोला नहीं बन जाती। सच में बहुत बढ़िया किया। गंजे गुंडे को डिमी दिख जाता है और वो दरवाजे की तरफ गोलियों की बारिश करने लगता है। लंबे बालों वाला गुंडा भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। परवाह नहीं कि गोली लग रही है या नहीं, बस चलाए जा रहा है। डिमी सिर बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए वो अपनी छाती पर लगा हुआवे फोन का कवर खोलता है और फिर बंदूक की नली बाहर निकालता है। वो बंदूक पर लगे ब्लूटूथ थर्मल कैमरे का इस्तेमाल करता है, फोन की स्क्रीन पर दुश्मन पर निशाना लगाता है और ट्रिगर दबा देता है। अपने साथी को मरता देख गंजा हिटमैन जल्दी से छिप जाता है, पर डिमी उसे कोई मौका नहीं देता और उसे मौत का एक बड़ा गिफ्ट पैक भेज देता है। आखिरकार उसने सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया। डिमी अपने हाथ की M14 राइफल को मेज पर रखता है और चुपचाप उसे अलविदा कहता है। जेनी भी जाने से पहले उस घर की तरफ ठेंगा दिखाती है। वो बड़ा नेता जिसके 2 बेटे मर चुके हैं आंगन में खड़ा रहता है और इसी तरह अपने दुश्मन को जाते हुए देखता है। वो तुरंत ब्रदरहुड के मेन बॉस को फोन करता है और उससे और भी खतरनाक लोग भेजने की मांग करता है, पर बॉस को लगता है कि डिमी लड़की को बचा कर ले गया है, वो अब उन्हें परेशान नहीं करेगा, इसलिए इस मामले को यहीं रफा दफा कर देना चाहिए। वो काले कपड़े वाले नेता को यह धमकी भी देता है कि अगर उसने इस बात को खींचा तो ब्रदरहुड उस पर कोई रहम नहीं करेगा, क्योंकि गैंग का फायदा सबसे ऊपर है। काले कपड़े वाले नेता के पास कोई चारा नहीं बचता। वो चुपचाप फोन काट देता है और बेबसी में एक जोरदार चीख निकालता है, जिसे सुनकर कोई भी समझे कि सुअर काटा जा रहा है। दूसरी तरफ डिमी जेनी को सुरक्षित घर पहुंचा देता है। जेनी के परिवार को गले मिलते देख डिमी को लगता है कि उसने सही काम किया है, उसने एक परिवार को टूटने से बचा लिया है। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।